तो चलिए डियर फ्रेंड, आपके साथ शुरू करते हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज सच कुछ अलग से नहीं होता। हमने आपके साथ इंडिविजुअल का टैक्स रेट ऑलरेडी देखा था फर्स्ट हमारी क्लास में, जब हमने देखा था आपके साथ टैक्सेस ऑन इनकम को, जब हमने आपके साथ रिवाइज किया था। बट हाँ, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए अप्लाई करते हैं। और ये जब से इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ATR आया है, ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम आपके साथ मेनली 2-3 सेक्शन ही देखेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम 115 BAC। तो मेरी बात पर डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो वो ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में जा सकते हैं। ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम का मतलब हुआ 115 BAC। और अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए जो टैक्स रेट है, जो नॉर्मल टैक्स रेट है, वो चेंज हो जाता है। बाकी अगर उनकी कोई ऐसी इनकम आती है जो कि चैप्टर 12 में फॉल करती है, सर 12 में फॉल करती है, जैसे लेट्स से शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A वाला, या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन 112 वाला, या फिर लॉन्ग टर्म कैप गेन 112A वाला, या फिर लेट्स से मींस लॉटरी इनकम वगैरह वगैरह, तो साहब ये चैप्टर 12 के स्पेशल रेट से ही टैक्स होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेट ऑफ टैक्स जो कि चैप्टर 12 में दिया गया है, वो एज इट इज रहेगा। जो आपकी अदर इनकम होगी इंडिविजुअल्स की या फिर एचयूएफ की, अगर वो ऑप्ट करते हैं तो फिर उनके ऊपर 115 BAC लग जाएगा, जिसका आपको स्लैब पता है कुछ इस तरीके से काम करता है। अप टू 2.5 लाख नल, 2.5 लाख रुपये 1 से लेके 5 लाख तक 5%, फिर 10%, फिर 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से कुछ स्लैब इनका मूव करता है। तो मेरे साथ साथ जल्दी से देख लें। अच्छा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल देखेंगे साहब। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट द इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम में कौन सी इनकम नहीं आएगी अदर देन द इनकम चार्जेबल टू स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 12A। ठीक बात है। ऑफ द इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, तो ये दोनों के लिए, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, शैल एट द ऑप्शन ऑफ सच पर्सन बी कंप्यूटेड एट द रेट्स गिवन बिलो। तो साहब इनके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो यहाँ पे आए, अदरवाइज वो चाहे तो यहाँ पे नहीं भी आ सकते। तो अगर इनकम अप टू 2.5 लाख है नील, इस तरीके से 5%, 10, 15, 20, 25, अगर आप यहाँ तक देखें तो ये 187,500 बन जाता है। दिस बिकम्स 187,500 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स से कि इंडिविजुअल एचयूएफ साहब अगर वो 60 ईयर्स या 80 ईयर्स हैं, तो फिर जो अगर वो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते तो उस केस में उनको हायर स्लैब का बेनिफिट मिल जाता 3 लाख या 5 लाख रुपए। बट साहब ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर आपने ATR ऑप्ट कर लिया तो इन एनी केस आपको जो है वो 2.5 लाख रुपए ही आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और आपको 2.5 लाख रुपए ही आपको एग्जम्पशन मिलेगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है साहब कि अगर आप लेट्स से ATR में जाते हैं डियर, तो आपको कुछ मीन्स डिडक्शंस, एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होंगे। तो वो कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। तो लेट्स से कि अगर आप ATR में जाते हैं, अगर आप 115 BAC में जाते हैं, तो आपको कुछ मीन्स डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होंगे। ये करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए ATR नहीं बना, जिनके लिए ATR ये जो 115 BAC है ये इंटेंडेड नहीं है। जैसे वो कौन से लोग हैं, ऐसे लोग जो ऑलरेडी सेक्शन 10AA का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, मींस एक्सपोर्ट वाले में जो है वो, उनके लिए जो ऑलरेडी साहब टी, कॉफी, रबर का बेनिफिट क्लेम करते हैं 33AB में, या फिर जो पेट्रोलियम वगैरह का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं 33ABA में, या जो स्पेसिफाइड बिजनेस में डील करते हैं जिनके लिए ऑलरेडी सेक्शन 35AD है। तो ये चार जो प्रोविजंस हैं डियर फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी आपको बहुत बेनिफिशियल टैक्स रिजीम दे रहे हैं। तो अगर आप इन चारों में से अगर आप किसी में भी फॉल करते हैं और अगर आप ATR में जाएंगे तो साहब फिर आपको 2 बेनिफिट्स एक साथ नहीं मिल सकते। तो अगर ये लोग अगर जो ऑलरेडी इन वाले मींस बेनिफिट्स को क्लेम कर रहे हैं या फिर क्लेम कर सकते हैं, इन सेक्शंस के बेनिफिट्स को अगर आप ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं और यू आर एलिजिबल टू क्लेम, अगर आप ATR में जाएंगे तो फिर इन बेनिफिट्स को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साहब फिर ये बेनिफिट्स जो है फिर आपको ATR में नहीं मिलेंगे। तो या तो आप इन बेनिफिट्स को क्लेम कर लें या तो आप ATR को क्लेम कर लें, या दोनों में से एक काम कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अगर आप इन बिजनेसेस में नहीं हैं, लेट्स से अगर आप सैलरी अगर आप लेट्स से कुछ और अगर आप मींस अदर पर्सन हैं, अगर आप ATR में जाते हैं डियर, तो आपको कुछ एग्जम्पशंस वगैरह आपको नहीं मिलेंगी। जैसे साहब आपको जो एग्जम्पशन मिल जाती थी लीव ट्रैवल कंसेशन की, आपको वो नहीं मिलेगी। आपको जो मिल जाता था HRA 1013 आपको वो नहीं मिलेगा। आपको कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस मिल जाते थे 1014 में, वो नहीं मिलेगा। बट इन कुछ अलाउंसेस में कुछ अलाउंसेस अलाउड हैं, कुछ अलाउंसेस अलाउड हैं। जैसे डियर ट्रैवल अलाउंस अलाउड है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन सम केसेस अलाउड है, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा,
इसके साथ साथ जो आपको 1017 में MP MLAs को कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस वगैरह मिलते थे वो अलाउड नहीं होगा। इसी तरीके से 1032 में अगर माइनर की इनकम क्लब होनी है साहब तो 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड की इनकम का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता था, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, आप डियर उसको क्लेम नहीं कर सकते। सो दीज आर दी 5 सेक्शंस जो आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप 115 BAC को ऑप्ट करते हैं तो। ठीक है, चले इसके बाद डियर आप साइंटिफिक रिसर्च की अगर आप बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च आपको खुद से करना पड़ेगा। आप साइंटिफिक रिसर्च खुद से करें और 35(1)(1 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर लें और 35(1)(4 में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर लें। मीन्स आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप कुछ पैसे किसी को देते थे, मीन्स डोनेट करते थे, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो आप क्या क्या क्लेम नहीं कर सकते? आप 35(1)(2 क्लेम नहीं कर सकते, 2A क्लेम नहीं कर सकते, 3 क्लेम नहीं कर सकते और 35(2AA) क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहें तो साइंटिफिक रिसर्च आप मतलब खुद से करें और रेवेन्यू के लिए डियर आप 35(1)(1 क्लेम कर लें और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप 35(1)(4 क्लेम कर लें। बट आप किसी को साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए पैसा मतलब डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप खुद ATR में जा रहे हैं साहब तो आप किसी को पैसा क्यों बांटे, आप खुद से उस पैसे को यूज करें। ठीक है, इसके बाद आपको साहब सेक्शन 16 में जो मीन्स सेक्शन 16 मीन्स मतलब डिडक्शंस जो दिए गए थे, कौन कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स का और एंटरटेनमेंट अलाउंस। अगर आप ATR में जाते हैं ये भी आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आप ATR में जाते हैं दिस विल नॉट बी अलाउड टू यू। ठीक बात है। एडिशनल मीन्स डेप्रिसिएशन 31(1)(2A वाला वो आपको अलाउड नहीं होगा, नॉट अलाउड। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी अगर किसी को याद हो वो लिमिट हो जाएगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी जो मीन्स 32(1)(2 वाला है वो लिमिट हो जाएगा टू 40%। मतलब 40% से ऊपर वाला अगर आपको स्लैब है तो आप 40% तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप ATR में जाते हैं तो। ठीक है, अच्छा मीन्स चैप्टर 6A के जो प्रोविजंस हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS मीन्स 80CCD2 ये क्लेम कर सकते हैं। न्यू एम्प्लॉयज को अगर आपने जॉब दी है 80JJA आप ये क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने लेट्स से IFSC वगैरह में कोई मतलब यूनिट वगैरह बनाया है तो आप 80LA क्लेम कर सकते हैं। तो इनके अलावा साहब आप चैप्टर 6A के अमाउंट को भी आप क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स नो डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट अंडर दीज 3 सेक्शन 80CCD2, 80JJA और 80LA टू एन IFSC यूनिट। ठीक बात है। इसके बाद आप डियर फैमिली पेंशन को क्लेम नहीं कर सकते। फैमिली पेंशन आपको पता है डियर 15,000 रुपए या फिर 30% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लेस आप उसको क्लेम कर सकते थे। आप फैमिली पेंशन को क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स 57(2)(A में जो फैमिली पेंशन है इसके रिगार्ड्स में आप मीन्स मतलब डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। डिडक्शन फैमिली पेंशन डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें अगर आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया तो उसे साहब आप सेक्शन 24B में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते थे डिडक्शन के रूप में। ठीक बात है। बट अगर आपने ATR ऑप्ट कर लिया 115 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में आपको कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। हाँ, अगर हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने मीन्स लेट आउट कर दी या फिर डिम्ड टू लेट आउट कर दी, आप उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। बट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। 24B में अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहते हैं डियर तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक बात है, और तो कुछ छूटा नहीं ना। अच्छा, एक दो और छोटी छोटी बातें डियर। एक एक्सपेंडिचर होता है आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के नाम का 35CCC। इसमें आप चाहें तो कुछ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वगैरह आप मतलब कर सकते हैं और CBDT से अप्रूवल करा के आप उसका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप ATR ऑप्ट करते हैं डियर तो ये आपको अलाउड नहीं है। तो मतलब मींस नोटिफाइड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आप ATR में इसको क्लेम नहीं कर सकते। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर वो ये है कि अगर आपके लॉसेस आते हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी,
अगर आपके लॉसेस आते हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में हैं डियर, तो आप 2 लाख रुपए तक के लॉसेस को बाकी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपने एटीआर ऑप्ट कर ली तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी सेम हेड की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ डियर, कैरी फॉरवर्ड जो है दैट इज अलाउड, बट आप जो है वो सेम हेड में आप उसको सेम ईयर में आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर ये लॉस आ रहा है वो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट आ रहा है डियर, तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है डियर, तो मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं ये आप क्लेम नहीं कर सकते। और लेट्स से कि आपने जिस प्रीवियस ईयर में आपने एटीआर ऑप्ट नहीं किया था, अगर ये एक्सपेंडिचर उन प्रीवियस ईयर से मतलब डील करते हैं, और अगर ये एक्सपेंडिचर आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने एटीआर ऑप्ट कर लिया, आप उसमें उस इनकम को एडजस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने क्या किया हुआ है, मैं प्रीवियस ईयर 21-22 में था और अब मैं प्रीवियस ईयर 22-23 में खड़ा हूं। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में मैं था डियर नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में, ठीक है, नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में था, और मेरे पास यहाँ पे लेट्स से बिजनेस लॉस आता है। और ये बिजनेस लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लेट्स से साइंटिफिक रिसर्च के लिए मैंने किसी और एंटिटी को अमाउंट पे किया था। मैंने लेट्स से 31-1-2 में किसी को 10 लाख रुपीस दिया था, और इसकी वजह से मेरा बिजनेस लॉस आता है। ठीक बात, इसकी वजह से मेरा मतलब बिजनेस लॉस आता है। मैंने प्रीवियस ईयर 22-23 में मैंने एटीआर ऑप्ट कर लिया अंडर सेक्शन 115 BAC, मैंने इसे ऑप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने इस साल भी उसी एंटिटी को 10 लाख रुपए जो है वो मैंने साइंटिफिक रिसर्च के नाम के दिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इस साल भी जो है वो उस एंटिटी को 10 लाख रुपए साइंटिफिक रिसर्च के नाम का दिया। मैंने इस साल भी उस एंटिटी को 10 लाख रुपए साइंटिफिक रिसर्च के नाम का दिया। मैं एटीआर ऑप्ट कर चुका हूं। क्या मैं इस 10 लाख रुपए को क्लेम कर सकता हूं? नहीं क्लेम कर सकता। सेक्शन 115 BAC आपको मना कर देता है कि साहब आप ना इस 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर करंट ईयर में क्लेम नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है साहब, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। मेरी एटीआर को के हिसाब से मेरी जो इनकम आती है, लेट्स से मेरी जो पीजीबीपी इनकम आती है वो आती है लेट्स से 70 लाख रुपए। ये मेरे लिए ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है। क्या मैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं? आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके वो जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है डियर, ये इनमें से किसी से भी डील ना करता हो। मीन्स ये इनमें से किसी से भी डील ना करता हो, तभी आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे बताएंगे ये जो मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ऑफ द असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर 21-22, ये किससे डील करता है? 35-1-2 से, क्योंकि मैंने किसी और पर्सन को साइंटिफिक रिसर्च के नाम का पैसा दिया था, उसकी वजह से ये मेरा जो है वो बिजनेस लॉस उस प्रीवियस ईयर में आया। और अब मैंने जो है वो एटीआर ऑप्ट कर लिया, तो क्या मैं इसे क्लेम कर सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि 35-1-2 आप जिस प्रीवियस ईयर में आपने एटीआर ऑप्ट किया, आप उस प्रीवियस ईयर में भी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर 35-1-2 की वजह से कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस वगैरह रिलेट करता है, तो आप उसका सेट ऑफ भी करंट ईयर में क्लेम नहीं कर सकते। मीन्स आप जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को क्लेम नहीं कर सकते। चलें, लेट्स से कि मेरा ना प्रीवियस ईयर 21-22 का जो लॉस था वो 20 लाख रुपए था, और इस 20 लाख रुपीज में जो मतलब 10 लाख जो रुपीज था, डेट बिलोंग्स टू 35-1-2 मीन्स मतलब 35-1-2। बाकी मेरा जो है उनसे मतलब डील करता है डियर, जो कि इनसे रिलेट नहीं करते। तो मैं कितना क्लेम कर सकता हूं? तो डियर आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीज क्लेम कर सकते हैं आउट ऑफ दी रुपीज, मतलब मीन्स 20 लाख आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं। मीन्स आप उतना पोर्शन क्लेम नहीं कर सकते जो कि आपके इन किसी भी सेक्शन से डील करता है। आप उतना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्लेम नहीं कर सकते जिस प्रीवियस ईयर में आपने एटीआर ऑप्ट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने साथ ये सारी बातें देख ली, मेरे साथ देख लें डियर। अगर आप एटीआर ऑप्ट भी करते हैं तो सेक्शन 10-14 आपको जो वो अलाउंसेस वगैरह के लिए मना कर देता है, बट स्टिल आप कुछ अलाउंसेस क्लेम कर सकते हैं। और वो अलाउंसेस क्या क्या हैं? मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं, डिफरेंस डेली अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं, कन्वेंस अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, और आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज ही क्लेम कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड, डिफ, डम्ब और हैंडीकैप्ड वगैरह टू द एक्सटेंट ऑफ 3200। मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं, डेली अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं, कन्वेंस अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है डियर वो कोई भी क्लेम कर वो हर कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज है, जो कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
मतलब डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने आपको कहा कि आप एडिशनल मीन्स डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते 32(1)(2)A वाला, और जो रेगुलर वाला है साहब वो भी आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 40% डेप्रिसिएशन ऑन दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने आपके साथ देखा था, क्योंकि हमने आपके साथ दैट ईयर ये शायद हमने आपके साथ सेक्शन 32 में भी देखा था। अच्छा हाँ, अब मेरे साथ साथ देखेंगे साहब कंसिक्वेंस ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसई। तो 115 बीएसई में जो कंडीशंस दिए, अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करते तो लेट्स से कि अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो जिस साल आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, आप उस प्रीवियस ईयर के लिए 115 बीएसई को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, आप अगले प्रीवियस ईयर में इसे ऑप्ट कर सकते हैं, बट जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, उस प्रीवियस ईयर में डियर आप इसे ऑप्ट नहीं कर सकते। तो सर इससे क्या फर्क पड़ गया? इससे ये फर्क पड़ गया डियर कि आप उस प्रीवियस ईयर के लिए आप 115 बीएसई के लिए एलिजिबल है। हाँ, आप अगले साल चाहें तो आप अपने आईटीआर को फाइल करते समय उसे फिर से ऑप्ट कर सकते हैं। बट लेट से आपकी पीजीबीपी की इनकम थी और अगर आपने कोई फेलियर कर दिया, तो अगर आपके डियर पीजीबीपी इनकम थी और आपने लेट से कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में कोई भी फेलियर कर दिया, तो आप फिर किसी भी साल के लिए 115 बीएसई ऑप्ट नहीं कर सकते। मीन्स आपके लिए 115 बीएसई हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपको सब कंपल्सरी एनटीआर मीन्स नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में ही जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ साथ देख लें, on failure to satisfy the conditions mentioned in 115 BSE in any previous year, the option exercise would become invalid in respect of the assessment relevant to that previous year। मतलब साहब जिस प्रीवियस ईयर में आपने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, उस प्रीवियस ईयर के लिए भी 115 BSE इनवैलिड हो गया। सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, मतलब बाकी जितने भी असेसमेंट ईयर है सबके लिए इनवैलिड हो गया, सबके लिए इनवैलिड हो गया। कंसिक्वेंटली the other provisions of the income tax rate would apply to the person as if the option has not been exercised for and in short ये हुआ कि साहब आपके पास फिर 115 BSE नहीं है, फिर आपको हमेशा नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ दी ऑप्शन, अगर आपकी लेट से पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है तो आप आईटीआर को फाइल करते समय ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और आपको ये ऑप्शन हर साल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेट से मैं एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ हूं जिसकी पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है, तो मेरे पास हर साल के लिए ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो एटीआर में जाऊँ, मैं चाहूँ तो डियर फ्रेंड्स कहाँ जा सकता हूँ, नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम। मतलब ये नहीं होगा कि मुझे मैंने एक बार ऑप्ट कर लिया तो फिर ये मेरे ऊपर हमेशा लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर अगर आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम है डियर, तो आपने एक बार ऑप्ट कर लिया, फिर ये आपके ऊपर हमेशा अप्लाई करेगा। ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ से ऑप्ट आउट करने का मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ से ऑप्ट आउट करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो लेट्स से कि आपकी पीजीबीपी हेड की इनकम थी और आपने 115 बीएसई एक बार ऑप्ट कर लिया, तो फिर ये कंटिन्यूसली आपके ऊपर चलता रहेगा। अगर आप इसे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कोई फेलियर कर दें जो कि सेक्शन 115 बीएसई में दिया हुआ है। फेलियर कर दें मतलब साहब कि आप 35(1)(2) को मतलब यू कैन क्लेम, या फिर आप कुछ और कर दें जिसकी वजह से आपके लिए जो है फिर वो 115 बीएसई उस प्रीवियस ईयर के लिए और बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर है सबके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। फिर आप हमेशा जो है वो नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रह जाए। ठीक है, तो देख लें, इंडिविजुअल एफएचयू हैविंग द ऑप्शन द इनकम ऑफ द पीजीबी, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द आईटीआर फॉर एनी प्रीवियस ईयर। वन सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, इट वुड अप्लाई टू ऑल सब्सिक्वेंट असेसमेंट। मतलब अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया आईटीआर, फिर आपके लिए हमेशा ये अट्रैक्ट होता रहेगा। ठीक है, और मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो एक बार इसे विड्रॉ कर सकते हैं। द ऑप्शन वंस कैन बी विड्रॉन ओनली वंस व्हेन इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग द इनकम ऑफ पीजीबीपी। और तो यही मैं आपको कह रहा था कि देयर आफ्टर सच इंडिविजुअल एचयूएफ शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये हुआ कि एक बार अगर आप इसे ऑप्ट आउट कर जाते हैं तो फिर आपके लिए फिर कभी भी एलिजिबल नहीं है, फिर आप 115 बीएसई को फिर आप कभी भी ऑप्ट नहीं कर सकते अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है। ठीक बात है, और थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देंगे, अगर आपके लेट से पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप हर साल जो है वो आप चाहें तो आप एटीआर में जाएं या फिर आप जो है सा वो मतलब रेगुलर मतलब स्कीम में जाएं। आपके लिए कंपल्शन नहीं है कि आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो फिर आपके ऊपर ही हमेशा ही अट्रैक्ट करता रहेगा। अच्छा, अगर आपने 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया तो आपके ऊपर मैट अप्लाई नहीं करेगा, आपके ऊपर एएमटी अप्लाई नहीं करेगा, मींस आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कुलर आया था डियर, सर्कुलर नंबर C1 ऑफ 2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020। यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे एम्प्लॉयज जिनके साथ सैलरी की इनकम आती है ना, उन एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयर्स के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? लेट्स से कि आप एक एम्प्लॉयर हैं जिसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है, यू आर एन एम्प्लॉयर जिसको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। तो साहब अगर आप सैलरी पे करें तो कितना अच्छा हो कि अगर आपके ऊपर कंप्लायंस ना हो, बट आपके ऊपर कंप्लायंस है। जैसे आपने सैलरी पे की, आपको साहब इस एम्प्लॉय का ना इनकम असेस करना पड़ता है और सेक्शन 192 के हिसाब से आपको टीडीएस करना पड़ता है, मींस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ता है।
और अगर आप नहीं करते वो टीडीएस तो साहब आप असेसिन डिफॉल्ट भी बन सकते हैं और आपके ऊपर बहुत सारे कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो परेशानी क्या है कि एम्प्लॉयर को कैसे पता कि जो एम्प्लॉय है वो एटीआर में ही रहेगा, मतलब वो एटीआर ऑप्ट करेगा, या वो साहब नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में रहेगा, हाउ द एम्प्लॉयर विल नो। तो इसके लिए लॉ मेकर ने कहा, लॉ मेकर कह रहे हैं हम साहब, सीबीडीटी ने कहा कि साहब एम्प्लॉय तुम्हें ना अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन देगा कि हम जो है वो एटीआर ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दे दिया, इंटीमेशन अबाउट एटीआर मींस 115 बीएसई अडॉप्शन, तो अगर एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को ये इंटीमेशन दे दिया, तब तो एम्प्लॉयर साहब इनकी जो एम्प्लॉय की जो इनकम कंप्यूट करेगा वो 115 बीसी के हिसाब से करेगा और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से वो मतलब टीडीएस करेगा। और एक बार अगर एम्प्लॉय ने ये इंटीमेशन एम्प्लॉयर को दे दिया तो वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इसे विड्रॉ नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता। ठीक बात है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि लेट्स से कि एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेशन दे दी कि सर जी हम ना 115 बीएसई ऑप्ट करना चाहते हैं और आप ना हमारी ना टैक्स लायबिलिटी जो बनती है, आप जो इनकम टैक्स बनता है वो हम ना वो 115 बीएसई के हिसाब से कंप्यूट करके अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या कर लें, टीडीएस कर लें। बट अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को ये बात कह भी दी, इट डज नॉट अमाउंट कि एम्प्लॉय ने 115 बीएसई ऑप्ट कर लिया। प्लीज 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 ध्यान दें, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को ये कह भी दिया कि हम 115 बीएसई ऑप्ट कर रहे हैं, टैक्स की निगाहों में, सरकार की निगाहों में अभी तक एम्प्लॉय ने 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया। सरकार की निगाहों में एम्प्लॉय कब 115 बीएसई ऑप्ट करेगा, जब वो आईटीआर को फाइल करते समय इसको ऑप्ट करेगा तभी। और लेट्स से कि अगर इस एम्प्लॉय की पीजीबीपी हेड की इनकम है तो इसने एक बार अगर ऑप्ट कर लिया तो फिर इसके लिए कंटिन्यूसली वो जो है वो ऑप्ट तो फिर ये फिर हमेशा हमेशा ही कहाँ रहेंगे, 115 बीएसई में। अगर इनको बाहर जाना है तो ये ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जिस प्रीवियस ईयर में आपने ऑप्ट आउट किया उस प्रीवियस ईयर में आपके ऊपर 115 बीएसई नहीं लगेगा और फिर बाद में फ्यूचर में किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए आप 115 बीएसई के लिए एलिजिबल नहीं है साहब। ठीक बात। तो हम ये कहना चाहते हैं डियर कि एम्प्लॉय जो है अगर वो 115 बीएसई ऑप्ट करना चाहता है तो वो एम्प्लॉयर को बता दे कि साहब हम ना 115 बीएसई ऑप्ट करना चाहते हैं, और जैसे आपने एम्प्लॉयर को ये बात बता दी फिर एम्प्लॉयर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से टीडीएस कर लेगा। ठीक है। बट लेट्स सी कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं करते तो फिर जो एम्प्लॉयर है डियर फिर वो आपको नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम के हिसाब से आपकी इनकम कंप्यूट करेगा और उस पर टीडीएस करेगा। आप एम्प्लॉयर को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि यार आपने जो है ना हमारे ऊपर हम ना जो है ना 115 बीएसई ऑप्ट करना चाहते थे, आपने जो है हमारे ऊपर रेगुलर टैक्सेशन स्कीम से टीडीएस क्यों कर दिया। चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। अच्छा, तो इसमें डियर बस कुछ और खास बातें नहीं हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम आपके साथ देखना चाह रहे थे डियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डियर इंपॉर्टेंट क्या है, अब देखिए एग्जाम में आता है कि नहीं आता, बट हमें हर चीज को, हमें हर एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम में आया ना आए उसके पैमाने से नहीं जज करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन इन इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन द नोटिफाइड कंट्री। अब देखिए होता क्या है कि लेट्स से कि आप जो है वो किसी इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय हैं, लेट्स से यू आर द एम्प्लॉय ऑफ टीसीएस। आप लेट्स से आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं, आप इंडियन हैं, आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं, बट आपको टीसीएस ने क्या किया, यूके, कनाडा या यूएस में पोस्ट कर दिया। तो सर ये तीन ही देश, हाँ डियर फिलहाल ये तीन ही देश हैं जिनको हम कहते हैं नोटिफाइड कंट्रीज। ठीक है। तो आपको लेट्स से पोस्ट कर दिया और आपको पता है कि कुछ साल या कुछ दिनों के बाद ही आप भारत के लिए क्या बनना शुरू हो जाएंगे, एनओआर, उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, एनआर, और आप इस कंट्री के लिए क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। यू विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक बात है। अब लेट्स से कि आप इन तीनों देशों में से किसी भी देश के रेसिडेंट हैं और यहाँ पे जो है डियर आपका एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट एज पर दी प्रोविजंस ऑफ डेट मतलब कंट्री, आपका एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में हो सकता है कि कुछ एनुअल कंट्रीब्यूशन हो और कुछ एनुअल कंट्रीब्यूशन हो, और हो सकता है कि इसका कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी हो गया हो। क्या मेरी बात से एग्री करेंगे? इसका कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी हो गया हो। और डियर इन दोनों में आपका क्या अकर अराइज होगा, हर साल के एंड में इंटरेस्ट अकर अराइज होगा। ठीक बात है। लेट्स से $10,000 का हर साल ना इसमें इंटरेस्ट अकर अराइज होता है। ठीक है। आप तो सर जी भारत के लिए नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपकी ये इनकम अराइज होती है, होने दो, हम भारत में हमें क्या लेना देना। और आप जिस कंट्री के रेसिडेंट बन गए हैं, यूएस, कनाडा या यूके, उन देशों में ऐसा लॉ है कि अगर आपके पास रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में कोई बैलेंस वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा है, बहुत ध्यान से, तो हम साहब एक्यूरल बेसिस पे इस रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट के इनकम को टैक्स नहीं करेंगे। वो कहाँ पे नियम है, यूएस, कनाडा या फिर यूके में।
इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए के रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में लेट्स से हर साल $10,000 का जो अकर्ड इंटरेस्ट अराइज हो रहा है वो उस देश में एक्यूरल बेसिस पर टैक्स नहीं, वो इनकम टैक्स पेएबल उस पर नहीं है। वहां पे कब टैक्स पेएबल है? जब आप या तो इस अमाउंट, जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से अपना अमाउंट विड्रॉ करते हैं मींस विड्रॉवल, या आप लेट्स से आप एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अकाउंट को अपने कैंसिल कर देते हैं मींस आप इससे ऑप्ट आउट कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर आपको जो हम कह सकते हैं इट इज लायबल टू टैक्स ऑन बेसिकली मींस मतलब रिसिप्ट बेसिस। ठीक बात है, एक्यूरल बेसिस पे नहीं, एक्यूरल बेसिस पे नहीं। तो सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो? अब मुद्दे वाली बात क्या है? अब टीसीएस ने साहब मिस्टर ए को जो है वो यूके में या यूएस में कनाडा में पोस्ट किया हुआ था। मिस्टर ए अपना वहां पे रह रहे थे, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में लेट से हर साल का $10,000 मतलब एक्यूरेटेड हो रहा था, तो वहां पे वो एक्यूरल बेसिस पर टैक्स नहीं होता। ठीक है, लेट से कुछ समय के बाद मिस्टर ए को टीसीएस ने वापस इंडिया में मतलब बुला लिया और इंडिया के अपने ऑफिस में दोबारा से मिस्टर ए को बुला लिया। और अब मिस्टर ए कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया में। नाउ ही इज मींस मतलब डिप्यूटेड इन इंडिया। ठीक बात। जैसे मिस्टर ए भारत आएंगे कुछ दिनों के बाद ये भारत के लिए क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब आरओआर। और जैसे ये भारत के लिए रेसिडेंट बने इनकी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स होना शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सर? अगर ये एनओआर बनते तो क्या इनकी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स नहीं होती? नहीं डियर, अगर आप एनओआर बनोगे तो आपकी ग्लोबल इनकम सिर्फ वही वाली भारत में टैक्स होगी जो कि अकर अराइज होती है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अदरवाइज आपकी बाहर की इनकम भारत में लायबल टू टैक्स नहीं है। बट जैसे आप आरओआर का स्टेटस आपको मिल गया जो कि कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, वैसे आपकी ग्लोबल इनकम भारत में टैक्स होना शुरू हो जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या होगा साहब? कहानी बेवजह हम आपके साथ बेवजह नहीं करेंगे। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है साहब? ये जो आपकी जो एक्वर्ड इंटरेस्ट जो है $10,000 का, अब ये आपका भारत में एक्यूरल बेसिस पर टैक्स होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम में भारत में ये जो $10,000 है डियर ये आना शुरू हो जाएगा और आपको साहब इस पे ना एक्यूरल बेसिस पर टैक्स पे करना आपको मतलब ये आपकी एक्यूरल बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी बनती जाएगी। तो मुझे बताएंगे डियर क्या एक मिसमैच आ गया? हाँ डियर, देयर इज अ मिसमैच। और वो मतलब मींस मिसमैच क्या है? मिसमैच है डियर कि मेरी एक ऐसी इनकम जो कि जिस देश में वो इनकम है वो वहां पे किस बेसिस पर टैक्स होती है? रिसिप्ट बेसिस पे। बट जिस देश का मैं रेसिडेंट बन गया वहां पे किस बेसिस पे टैक्स होना शुरू हो गई? एक्यूरल बेसिस पे। देयर इज अ मिसमैच। ठीक बात है। तो बस इतना ही है डियर। इसमें सेक्शन अगर आप मेरे साथ साथ देखें सेक्शन 89A बस ये कहता है यार कि जो मतलब मींस मिसमैच है। क्योंकि देखेंगे डियर $10,000 मिस्टर ए को इनकम तो मिला नहीं, फिलहाल तो इनको नहीं मिला, ये तो उनके उस अकाउंट में आ रही है ना। और अगर हम उनसे इस इनकम पे टैक्स लेना शुरू कर दें तो साहब आप ना मेरी एक ऐसी इनकम पे टैक्स मुझसे ले रहे हो जो कि मुझे मिला ही नहीं, इसकी वजह से मेरी अदर इनकम पे जो है डियर वो अनड्यू इम्पैक्ट आ रहा है। तो लॉ मेकर्स ने बस ये कहा यार कि ठीक है हम एक काम करेंगे, मिस्टर ए अगर चाहें जब वो रेसिडेंट बन गए तो वो ऑप्ट इन कर सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो एक फॉर्म भर के दे दें और जब उन्होंने फॉर्म भर के दे दिया तो हम उनकी ये वाली इनकम जो कि इनके रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट में अगर हो रही है हम उसको भारत में एक्यूरल बेसिस पर टैक्स नहीं करेंगे, हम उसको भारत में रिसिप्ट बेसिस पर टैक्स करेंगे। मतलब जब ये इनकम जिस प्रीवियस ईयर में आपको इन दिस मतलब जब यहाँ पे साहब ये इनकम जब आपकी होगी मींस मतलब लायबल टू इनकम टैक्स होगी, हम उसको उस समय इंडिया में भी हम उस पर टैक्स लगा देंगे। बस साहब इसमें इतनी ही मेन बात है, बाकी और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। तो साहब यही है हमारा रूल 21 मतलब ट्रिपल है, तो आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑप्ट इन कर लिया तो हम क्या करेंगे, जब आपकी उस मतलब देश में जहाँ पे आपने मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट वगैरह मेंटेन किया हुआ है, जब इनकम वहाँ पे जहाँ पे इनकम होगी मीन्स जहाँ पे जब उस समय जब साहब जब उस इनकम में यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, तभी साहब उस प्रीवियस ईयर में वो भारत में भी लायबल टू टैक्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा देखेंगे वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है डियर? स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैव ओपनड अ स्पेसिफाइड अकाउंट इन अ मींस मतलब नोटिफाइड कंट्री। नोटिफाइड कंट्री में कौन कौन आ गया डियर? यूएस, कनाडा और यूके, व्हाइल बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एंड रेसिडेंट इन दैट कंट्री। तो आपने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट वगैरह ओपन करवाया था वहां पे,
अच्छा, where a specified person has income occurred in a specified account during the previous year or thereafter, then at the option of such person, means आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्ट इन कर सकते हैं, such income would be included in the total income of the previous year relevant to the assessment year in which income from such specified account is taxed at a time of withdrawal or redemption in the notified country। मतलब साहब यूएस, कनाडा या फिर यूके में जब वो इनकम टैक्स होगी तो भारत में साहब उसी समय हम उसको टैक्स कर देंगे, बट इसके लिए आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और हाँ, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज फॉर ऑल द स्पेसिफाइड अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय सच पर्सन। तो लेट्स से सर जी मिस्टर ए जो हैं वो उन्होंने कुछ समय अपना यूएस में स्पेंड किया था, तो उनका एक वहाँ पे मीन्स मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है। कुछ समय इन्होंने यूके में स्पेंड किया था, यहाँ पे भी इनका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है। और कुछ समय इन्होंने लेट्स से कनाडा में स्पेंड किया था, यहाँ पे भी इनका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है। तो अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे डियर, तो ये तीनों रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट के लिए इनको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा ये नहीं कर सकते कि ठीक है साहब ये दो के लिए इन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया और एक के लिए बोला कि ठीक है अगर आप भारत में इसको एक्यूरल बेसिस पे टैक्स करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। इफ यू वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज फॉर ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकाउंट। ठीक है डियर, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर। तो जैसे कि हमने आपके साथ बात की कि जब आप नॉन रेजिडेंट थे, आपने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट ओपन किया। इसी तरीके से डियर लेट्स से कि आप लेट्स से सेम केस में लेट्स से कि आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं और टीसीएस ने मिस्टर ए को लेट्स से यूएस में पोस्ट कर दिया। तो मिस्टर ए को यूएस में पोस्ट कर दिया और मिस्टर ए जब यूएस में पोस्टेड थे ही बिकेम दी एनआर, ठीक बात है। और यूएस में पोस्ट होने की वजह से एनआर बनेगा और लेट्स से मतलब टीसीएस ने इनको कुछ इसोप वगैरह दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वगैरह दिए। और लेट्स से ये इसोप एंड डियर फ्रेंड्स लेट्स से दी मींस जीडीआरस वगैरह दे दिए अपने फर्म की, जीडीआर ऑफ लेट्स से मतलब टीसीएस, ठीक है। तो डियर अगर आप एनआर हैं और अगर आपको मतलब मींस जीडीआर वगैरह से अगर आपकी इनकम आती है तो आपके ऊपर डियर फ्रेंड्स टैक्स रेट थोड़ा सा कम होता है और उसकी मतलब ट्रीटमेंट दी गई है सेक्शन 115 AC, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हम इसकी बात आपके साथ एनआर केस में भी करेंगे, मींस नॉन रेजिडेंट वाले केस में भी करेंगे। लेट्स से कि कोई एनआर है, कोई नॉन रेजिडेंट है, तो लेट्स से उनको किसी इंडियन कंपनी से, इंडियन कंपनी के मतलब जीडीआर से अगर इनको अर्न होती है किसी भी प्रकार की मींस मतलब डिविडेंड इनकम, तो साहब नॉर्मल केस में डिविडेंड इनकम एनआर के केस में 20% पे टैक्स होती है ग्रॉस बेसिस पे। बट हमने इनको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है सेक्शन 115 AC में, जहां पे हम इनकी डिविडेंड इनकम सिर्फ और सिर्फ 10% पे टैक्स करते हैं। पर्पस क्या है कि हम इंडियन कंपनीज के जीडीआरस की फॉरेन मार्केट में ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी चाहते हैं कि इंडियन कंपनी के जो मतलब मींस मतलब जीडीआरस वगैरह हैं डियर, उनके लिए फॉरेन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ऑप्ट इन करें ताकि इंडियन कंपनीज के लिए साहब फॉरेक्स रेस करना या फिर फॉरेन करेंसी में फंड वगैरह रेस करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स नॉर्मल अगर एक नॉन रेजिडेंट है जिसे अगर किसी इंडियन कंपनी के शेयर से मतलब मींस मतलब डिविडेंड इनकम वगैरह मिलती है डियर, तो वो किस पे टैक्स होगा एट द रेट 20% ऑन ग्रॉस बेसिस अंडर सेक्शन 115A, ठीक है। तो आपका ज्यादा समय नहीं लगाते, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि मिस्टर ए को जब ये ईसॉप मिला था मींस जीडीआर जब मिले थे तो हमारे मिस्टर ए क्या थे, नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट होने की वजह से इनको हो सकता है कि साहब कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट मिल गया हो। मींस कंसेशनल टैक्स रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंसेशनल टैक्स रेट का इनको बेनिफिट मिल गया हो। और इस कंसेशनल टैक्स रेट में क्या हुआ होगा डियर कि अगर कोई मींस डिविडेंड इनकम आती है उस जीडीआर से, वो लायबल टू टैक्स होगी एट द रेट ऑफ 10%। और अगर कोई लॉन्ग टर्म कैप गेन आता है डियर, वो भी लायबल टू टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन बेनिफिट, मतलब फर्स्ट प्रोवाइजर एंड सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48, ठीक बात। तो ये सेम टैक्स ट्रीटमेंट हम ना नॉन रेजिडेंट्स को भी देते हैं और मिस्टर ए भी एक नॉन रेजिडेंट है तो हमने इनको ये सेम टैक्स ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। बट लेट्स से कुछ समय के बाद टीसीएस ने मिस्टर ए को दोबारा से इंडिया में बुला लिया, मिस्टर ए हमारे इंडिया में आ गए और मिस्टर ए इंडिया में आ गए होंगे तो कुछ समय के बाद ये क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स मतलब डिविडेंड इनकम मींस रेजिडेंट के हैंड में किस रेट पे टैक्स होती है सर, नॉर्मल टैक्स रेट जो कि जनरली 30% है। आर यू गाइस गेटिंग? तो
जब मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट थे, ये वाली डिविडेंड इनकम इनके हाथ में कितने रेट पे टैक्स होती थी? 10%। बट जैसे ये रेजिडेंट बन जाएंगे, ये वाली इनकम इनके हाथ में कितने रेट पे टैक्स होना शुरू हो जाएगी साहब? 30%। और हो सकता है कि कैप गेन भी इनके हाथ में 20% पर टैक्स हो जाए अंडर सेक्शन 112। आर यू गाइस गेटिंग? तो डियर, ऐसे सिचुएशन में कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज को, कुछ इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ने एक राहत दी और ये कहा कि ठीक है साहब, अगर मिस्टर ए हमारे रेसिडेंट भी बन जाएंगे तो ये जो 2 प्रकार की इनकम होगी, ये मिस्टर ए के लिए इसी रेट पे टैक्स होगी, डिस्पाइट कि वो रेसिडेंट बन गए अंडर सेक्शन 115 ACA, ये इनके लिए उसी रेट पे टैक्स होगी। ये 2 प्रकार की इनकम। और 2 प्रकार की इनकम कौन कौन सी डिफरेंस? मीन्स डिविडेंड फ्रॉम GDR और LTCG फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ GDR। तो देख लें डियर, इनकम अच्छा, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसोसी बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट एंड एम्प्लॉय ऑफ अ इंडियन कंपनी और इट्स सब्सिडियरी इन स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो डियर, इन्होंने कुछ ही कंपनीज को जो है ये बेनिफिट दिया हुआ है जो स्पेसिफाइड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज में एंगेज हैं, जैसे IT सॉफ्टवेयर, IT मतलब सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, फार्मा मतलब बायोटेक और अदर इंडस्ट्रीज एज मे बी मीन्स नोटिफाइड, जो कि सरकार चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है। ठीक है, तो इनकी ये जो 2 प्रकार की जो इनकम होगी डियर फ्रेंड्स, मतलब डिविडेंड में, जो कि नॉर्मली रेजिडेंट के केस में 30% के रेट पे टैक्स होती है, बट आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दिया गया है सेक्शन 115 ACA में, जो कि आपको कहता है 10% पे हम आपकी इनकम को टैक्स कर देंगे। और इनकम बाय द वे ऑफ LTCG फ्रॉम सच GDR 10% पे होगा टैक्स। और हाँ, इसमें आपको करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको जो है साहब यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीन्स फर्स्ट प्रोवाइजर और सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 नहीं मिलेगा। तो आपको ये 2 आपको बेनिफिट दिए गए। और हाँ डियर, आपकी ये जो इनकम आएगी, इसमें से आप सेक्शन 6A क्लेम नहीं कर सकते और किसी भी प्रकार का आप एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम नहीं कर सकते इसमें से। ठीक बात है, मीन्स ग्रॉस बेसिस पे। ठीक है, मीन्स सेक्शन 6A जो आपको दिया गया वो आप क्लेम नहीं कर सकते और फर्स्ट प्रोवाइजर और आप सेकंड प्रोवाइजर क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा जल्दी से आ जाते हैं डियर HUF के असेसमेंट से। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपके साथ सेक्शन 115 BSE देखा था वो HUF के लिए भी था, क्योंकि जो ATR आया है डियर वो इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए आया है। तो हम आपके साथ अब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। आपको पता है डियर, जो HUF होता है दैट इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, और HUF जो है डियर वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल टू टैक्स होता है। ठीक है, मैं आपको 1-2 छोटी-छोटी बातें बताना चाहता हूं डियर। अगर हमने आपके साथ HUF जैसे ना 2 एसोसिएशंस और देखे थे, आपसे डियर करना तो बहुत सारी बातें हम चाहते हैं बट समय अलाउ नहीं करता। तो हमने आपके साथ ना डियर HUF जैसे ना 2 एसोसिएशंस और देखे थे। एक हमने आपके साथ देखा था फर्म मींस पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP, दूसरा हमने आपके साथ देखा था AOP या फिर BOI, और तीसरा हम आपके साथ देख रहे हैं HUF। तो थोड़ी सी हम आपके साथ यहाँ पे बातें करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर्स को शेयर मतलब इनकम पे करती है, जिसपे जो कि पार्टनरशिप फर्म की मतलब इनकम जो होती है पार्टनर्स के हाथ में, वो इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10(2). ठीक है, AOP BOI ने अगर अपने मेंबर्स को कोई इनकम, अपनी इनकम का शेयर पे किया है, प्रोवाइडेड कि AOP BOI ने उस वाले इनकम पे साहब मैक्सिमम मार्जिनल रेट या उससे ज्यादा पे टैक्स पे कर दिया, तो वो मेंबर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर लेट से AOP BOI ने लेट से अगर इंडिविजुअल के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे किया है, तो वो मेंबर्स के हाथ में इंक्लूड हो जाएगी इन द कंप्यूटेशन ऑफ द मतलब टैक्सेबल इनकम ऑफ द मींस मेंबर। पर साथ में मेंबर को ना रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 67A एज पर द एवरेज रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 1110। ठीक बात है, 86 के हिसाब से आपको रिबेट मिल जाएगा, मतलब 86, 67A और 11 और 10 और सेक्शन 110 के हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से अगर HUF अगर अपने मेंबर्स को किसी भी प्रकार का शेयर देती है, तो वो इनकम मेंबर्स के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10(2). तो तकरीबन ये तो सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हम बात करते हैं शेयर इनकम शेयर पेड। सेकंड, लेट्स से कि HUF जो है या फर्म जो है या फिर AOP BOI जो है, वो लेट्स से कि किसी भी तरीके का बोनस या रेम्यूनरेशन या फिर कमीशन वगैरह पे करते हैं अपने मेंबर को या फिर पार्टनर को, तो क्या होगा? तो डियर, आपको पता है कि अगर फर्म या फिर LLP अपने पार्टनर को किसी भी तरीके का बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन पे करें, तो वो क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B और साथ में सेक्शन 184 भी पढ़ लें। ठीक है,
एओपी बीवाई अगर कुछ भी पे करेंगे वो डिसअलाउ होगा अंडर एज पर सेक्शन 40B है, ठीक बात है। और एचयूएफ अगर पे करते हैं डियर तो वो अलाउड है, और विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। सर जी इससे अच्छा क्या होगा, ठीक बात है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ टू बिकम द मेंबर पार्टनर। मीन्स आप पार्टनरशिप फर्म के मेंबर या फिर पार्टनर कैसे बन सकते हैं साहब? आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टनरशिप फर्म के मेंबर पार्टनर बन सकते हैं। मीन्स यू कैन बिकम दी मतलब पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एओपी के आप मेंबर बन सकते हैं, बीओ के आप मीन्स मेंबर बन सकते हैं थ्रू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर मीन्स लीगल डीड। बट एचयूएफ के आप मेंबर साहब लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल डीड के थ्रू नहीं बन सकते, ये बाय बर्थ होता है। तो अगर आपने लेट्स से उस फैमिली में मतलब जन्म लिया है देन यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट एचयूएफ। और हाँ डियर, अगर लेट्स से कोई अडॉप्टेड सन है या कोई स्टेप सन है, वो भी साहब मेंबर का ही, वो भी फैमिली के मेंबर का ही पार्ट माना जाता है। तो ये तो हमने आपको कुछ बेसिक सी बातें बता दी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, ठीक है। एग्जेम्पशन ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द मेंबर्स फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। तो साहब एचयूएफ जिस इनकम पे एचयूएफ को टैक्स पे करना है, जब एचयूएफ उस वाले इनकम को मेंबर्स को शेयर के फॉर्म में देगा, वो मेंबर्स के हाथ में सेक्शन 10(2) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। साथ में अगर एचयूएफ के पास कोई इम्पार्टेबल एस्टेट है, इम्पार्टेबल एस्टेट है जो कि एचयूएफ का है साहब, तो ये जो इम्पार्टेबल एस्टेट होता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बाद से एचयूएफ के हाथ में ही इसकी इनकम टैक्स ऑब्लिगेशन अराइज होती है। मींस द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम द इम्पार्टेबल एस्टेट इज सोली ऑन द एचयूएफ। तो अगर मेंबर्स को, अगर आपने साहब इससे इनकम अगर अपने मींस मतलब मेंबर्स को अगर आपने बांट भी दी तो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट है, बिकॉज इस पे जो टैक्स पे करने की जो ऑब्लिगेशन है वो मतलब एचयूएफ की है, ठीक है। अच्छा, पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एचयूएफ टू इट्स कर्ता और अदर मेंबर्स। हमने आपके साथ बात की थी कि एचयूएफ जो है वो सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह पे कर सकता है 3 छोटे कंडीशन से। पहला कि एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि वैलिड एग्रीमेंट आपको इन मतलब राइटिंग होना चाहिए, दिस कैन बी द इम्प्लाइड एग्रीमेंट एज वेल, ठीक है। ये आपने जो एचयूएफ ने जो बोनस, सैलरी, कमीशन वगैरह पे किया है वो एचयूएफ के बिजनेस नीड के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब आपने मनमर्जी से कुछ भी पे कर दिया। और तीसरा था पेमेंट शुड बी जेन्युइन एंड नॉट एक्सेसिव। और आपको पता है अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ना 48(2) भी लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि द पेमेंट शैल बी दी जेन्युइन बिजनेस, मतलब एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी दी मींस बोनाफाइड अमाउंट, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप अपने बाकी मेंबर्स को भी सैलरी पे कर सकते हैं, कर्ता को भी सैलरी पे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गिफ्ट्स मेड बाय एचयूएफ, तो मेरी बात पर डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली एचयूएफ अगर कोई गिफ्ट दे तो वो अलाउड नहीं होता एचयूएफ को, और उस गिफ्ट से जो इनकम वगैरह आती है वो गिफ्ट देने के बाद भी एचयूएफ के हैंड में ही लायबल टू टैक्स होती है। तो लेट्स से कि एचयूएफ के पास किसी इंडियन कंपनी के मीन्स मतलब डिबेंचर्स थे साहब, लेट्स से 10 लाख रुपीज के एट द रेट ऑफ 15%। एचयूएफ ने क्या किया, इन मींस डिबेंचर्स को किसी पर्सन को गिफ्ट दे दिया। तो अगर आपने गिफ्ट दे भी दिया तो नॉर्मली ये जो 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो एचयूएफ के हैंड में ही लायबल टू टैक्स होगा। बट डियर फ्रेंड्स, कुछ केसेस में या कुछ ऐसे केस लॉज आए हैं जहां पे कोर्ट्स ने ये कहा है कि लेट्स से अगर एचयूएफ ने गिफ्ट दिया है तो एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है थ्रू इट्स कर्ता। मतलब जो एचयूएफ है साहब वो खुद से तो गिफ्ट नहीं दे सकता, एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है किसी भी पर्सन को, किसके थ्रू दी मीन्स मतलब मीन्स कर्ता ऑफ द एचयूएफ। और कर्ता ऑफ द एचयूएफ के थ्रू एचयूएफ गिफ्ट तो दे सकता है साहब, बट वो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होना चाहिए, अब वो स्पेसिफिक पर्पसेस क्या है वो हमारे इंस्टीट्यूट ने कहीं भी मेंशन नहीं किया, और लॉ भी इसको कहीं भी नहीं बताता कि कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस क्या हैं। बट साहब लेट्स से कि एक फैमिली है, उस फैमिली में फैमिली के जो फादर हैं वो क्या है, दी मीन्स कर्ता ऑफ द फैमिली। और लेट्स से कि फैमिली में उन फादर की जो मतलब बेटी है मीन्स मतलब डॉटर, उनके मीन्स मैरिज में अगर लेट्स से एचयूएफ ने कोई गिफ्ट वगैरह दिया है डियर, तो वो एचयूएफ को अलाउड है, और उस गिफ्ट से जो इनकम आएगी वो एचयूएफ के इनकम में का पार्ट नहीं बनेगी, एचयूएफ का इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। तो मेरे साथ साथ देख लें, गिफ्ट्स बाय एचयूएफ एज एचयूएफ एज सच इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स, हाउएवर द कर्ता ऑफ द एचयूएफ, the karta of the HUF has the power to gift out the joint family property for certain approved purposes। अब साहब ये certain approved purposes क्या है ये किसी को नहीं पता, ये facts पे मतलब it means facts के मतलब means उस पे होगा कि जो आपने गिफ्ट्स दिए हैं साहब वो उस purposes के लिए वो उस समय क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते।
The gift should be reasonable, like a father may make a gift of the ancestral movable property of the joint family of which he is the malkarta for the purpose of discharging the duties prescribed by Hindu law. तो जैसे कि मतलब मैरिज वगैरह में जो है साहब आप चाहें तो अपने मतलब मीन्स डॉटर की मैरिज में आप चाहें तो मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हैं. अगर आप ऐसा कर देते हैं तो द इनकम ऑफ द जॉइंट फैमिली विल स्टैंड रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट्स दस गिफ्टेड ऑफ. ठीक है. इसी तरीके से दिया डियर गिफ्ट्स टू एचयूएफ. तो लेट्स से कि अगर एचयूएफ को अगर कोई गिफ्ट मिलता है, एचयूएफ को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट एचयूएफ को दो लोगों से मिल सकता है. एक तो इनके मेंबर से मिल सकता है और अदर देन मेंबर से मिल सकता है. लेट्स से एचयूएफ को कोई गिफ्ट मिलता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ द एचयूएफ. अच्छा, तो साहब देखेंगे गिफ्ट ना दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं इनकम प्रोड्यूसिंग गिफ्ट, एक होते हैं नॉन इनकम प्रोड्यूसिंग गिफ्ट. तो लेट्स से गिफ्ट चाहे इनकम प्रोड्यूस करे चाहे इनकम प्रोड्यूस ना करे, अगर मेंबर से गिफ्ट मिला है साहब तो फिर सेक्शन 56(2)(10 एचयूएफ के हैंड में अट्रैक्ट नहीं होगा, बिकॉज द मेंबर इज द मींस रिलेटिव फॉर द एचयूएफ, जहां पे सेक्शन 56(2)(10 नहीं लगेगा. ठीक है. बट जो इनकम प्रोड्यूसिंग गिफ्ट है, इस गिफ्ट से जो इनकम आएगी वो एचयूएफ के हाथ में लायबल टू टैक्स हो सकती है. अब सवाल बनता है कि किस तरीके से लायबल टू टैक्स होगी. लेट्स से जिस एचयूएफ को गिफ्ट दिया गया है वो अगर उसमें सिर्फ एक ही को पार्टनर है, उसमें सिर्फ एक ही को पार्टनर है, तो ये जो गिफ्ट की जो इनकम होगी दैट वुड बी लायबल टू टैक्स इन द स्टेटस ऑफ एओपी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साहब इस बात का ध्यान रखें कि अगर लेट्स से उस एचयूएफ में सिर्फ एक ही को पार्टनर है तो जो गिफ्ट की जो इनकम होगी इट वुड बी लायबल टू टैक्स अंडर द स्टेटस ऑफ एओपी. बट अगर एक से ज्यादा को पार्टनर्स है, मींस मोर देन वन को पार्टनर, तो साहब इस वाले केस में एचयूएफ अपने हेड में इस वाले गिफ्ट की इनकम जो होगी दैट वुड बी लायबल टू टैक्स अंडर द स्टेटस ऑफ द एचयूएफ. जो एचयूएफ की स्टेटस होती है साहब उसमें ही ये लायबल टू टैक्स हो जाएगी. बट अगर सिर्फ एक ही को पार्टनर है डियर, तो फिर ये जो इनकम है गिफ्ट की वो एओपी के स्टेटस पे टैक्स होगी. और मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा. और अगर गिफ्ट आपको लेट्स से कि अदर देन दी मींस मेंबर ऑफ द एचयूएफ से मिला है डियर, तो फिर एचयूएफ के केस में 56(2)(10 भी लग सकता है. और गिफ्ट के रिसिप्ट होने पे साहब ये एचयूएफ की अदर सोर्सेस की इनकम भी बन सकती है एज पर सेक्शन 56(2)(10. ठीक है. तो थोड़ा सा मेरे साथ साथ देख लें. इफ द एचयूएफ टू विच अ गिफ्ट इज मेड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन को पार्टनर, then the gifted property can be held by the members of the family only as the means tenants in common. That is the income arising from such gifted property shall be assessed in the income of the in the hands of the AOP. मतलब एचयूएफ के स्टेटस में नहीं, ये एओपी के स्टेटस में टैक्स होगा. और आपको पता है डियर, हमने आपके साथ एओपी का भी मतलब रिवीजन किया था, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि एओपी की जो इनकम है डियर वो हो सकता है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे भी जाकर टैक्स हो जाए. ठीक है. बट आपने जिस एचयूएफ को गिफ्ट दिया है साहब उसमें एक दो या दो से ज्यादा को पार्टनर्स हैं, तो वो जो गिफ्ट की जो इनकम होगी डियर वो एचयूएफ के स्टेटस में इन द फॉर्म ऑफ एचयूएफ ही टैक्सेबल होगी, वो यूपी वगैरह के स्टेटस में टैक्स नहीं होगी. हाँ, सब सवाल बनता है को पार्टनर कौन होता है. को पार्टनर डियर वो पर्सन होता है जिसने उस एचयूएफ में बर्थ लिया है, जिसने उस एचयूएफ में बर्थ लिया है एंड ही इज लायबल एंड ही इज एलिजिबल टू क्लेम द पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ. मुद्दे वाली बात यह है डियर कि अगर हम मेल मेंबर्स की बात करें तो मेल मेंबर्स जनरली सारे के सारे को पार्टनर्स होते हैं. सर फीमेल मेंबर्स के साथ पार्शियलिटी क्यों? फीमेल मेंबर्स के साथ डियर अगर लेट्स से कि फीमेल मेंबर अगर उस फैमिली की क्या है डॉटर, तो वो भी को पार्टनर है. बट अगर फीमेल मेंबर फैमिली के बाहर की है, जैसे डियर वाइफ और जैसे लेट्स से सन इन लॉ मतलब मींस डॉटर इन लॉ, तो साहब ये चूंकि ये फैमिली के बाहर की हैं तो ये को पार्टनर्स नहीं है. हाँ, ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है ये वहां की क्या बन गई, को पार्टनर्स बन गई. ठीक है. तो लेट्स से कि एक एचयूएफ है जिसमें मिस्टर ए हैं, मिसेस ए हैं और कोई नहीं है. उस केस में डियर ऐसे उस एचयूएफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही को पार्टनर है. बट लेट्स से एक ऐसा एचयूएफ है जिसमें मिस्टर ए हैं, मिसेस ए हैं और लेट्स से कि उनका एक मतलब सन है, तो इस वाले केस में डियर एचयूएफ में दो को पार्टनर है. ठीक है. तो अगर सिर्फ एक ही को पार्टनर रहेगा तो गिफ्ट की इनकम एओपी के स्टेटस में लायबल टू टैक्स होगी. और अगर मल्टीपल को पार्टनर्स हैं डियर तो फिर गिफ्ट की जो इनकम है वो एचयूएफ के स्टेटस में ही टैक्सेबल होगी, वो फिर एओपी के स्टेटस में टैक्सेबल नहीं होगी. ठीक है. ध्यान दीजिएगा डियर, कभी कभी क्या होता है कि कोई मेंबर जो है एचयूएफ का वो अपनी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट कर सकता है या एचयूएफ को ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. तो लेट्स से कि कोई मिस्टर हैं हमारे, वो एबीसी एचयूएफ के मेंबर हैं. लेट्स से कि इनके पास लेट्स से मतलब डिबेंचर्स हैं इंडियन कंपनी के, डिबेंचर्स हैं डियर,
₹10 लाख, जिसपे 12% का इंटरेस्ट आता है। मिस्टर ए ने क्या किया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इसे जो है वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी बना दिया। तो इस केस में डियर सेक्शन 64(2) लग जाएगा, और जो इंटरेस्ट इनकम है, जो एनुअल इंटरेस्ट इनकम है 1,20,000 रुपए, ये मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगी, एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। ये मिस्टर ए के हैंड में टैक्सेबल होगी, एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक बात है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अभी भी ये एचयूएफ की ही प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ, ऑल्दो इससे जो इनकम आ रही है डियर, ये एचयूएफ के हैंड में टैक्सेबल नहीं है, ये मिस्टर ए के हैंड में लायबल टू टैक्स है, बट ये प्रॉपर्टी किसकी है, एचयूएफ की। लेट्स से डियर, आपने जब ये गिफ्ट दे दिया एचयूएफ को, मींस जब आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह से ट्रीट कर दी, कन्वर्जन कर दिया, तो लेट्स से कि इसके बाद एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, और लेट्स से कि जो मिसेस ए है, इनको जिस पार्टीशन में लेट्स से ये मतलब डिबेंचर्स जो है डियर, ये इनको पार्टीशन में मिल जाता है, जो कि स्पाउस है हमारे मिस्टर ए की। ठीक है, तो ऐसे केस में साहब, चूंकि एसेट जो है, जो कि आपने एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह से चेंज किया था, वो साहब आपके स्पाउस को मिल गया इन द पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, तो ऐसे केस में इस वाले एसेट से जो इनकम आएगी वो अगेन मिस्टर ए के हैंड में क्लब हो जाएगी। मींस ये जो इनकम है साहब, ये एचयूएफ के हैंड में क्लब में मतलब नहीं रहेगी। दैट इनकम वुड गेट क्लब्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, मींस द स्पाउस हु हैज मेड सच कन्वर्जन। ठीक है, तो देख लें, वेयर एन इंडिविजुअल इज द मेंबर ऑफ द एचयूएफ कन्वर्ट्स हिज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ द एचयूएफ ऑफ हिज मेंबर, और थ्रो सम सच प्रॉपर्टी इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द फैमिली, और अदरवाइज ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी directly indirectly to the family, otherwise and for adequate consideration the income from such property shall continue to be included in the total income of the individual। मतलब साहब उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो एचयूएफ की इनकम नहीं होगी, वो आपकी खुद की इंडिविजुअल इनकम होगी। ठीक है, अच्छा, where the converted property has been partitioned by the total partition or partial partition, the income derived from such converted property as is received by the spouse on partition will be deemed to be aroused to the spouse from the asset transfer directly and indirectly, and consequently such income shall be included in the total income of the individual who effected such conversion। ठीक बात है, मतलब मिस्टर ए की इनकम में चली जाएगी, और इन दोनों केसेस में डियर वो जो इनकम है बॉन्ड से, वो साहब वो एचयूएफ का पार्ट नहीं बनेगी, वो जो है डियर वो किसका पार्ट चली जाएंगे, एचयूएफ का वो जो है उनके मतलब मींस मेंबर का पार्ट बन जाएंगी, जिन्होंने वो प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर की थी एचयूएफ को विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा डियर, एक दो छोटी छोटी बातें और। लेट्स से एक एचयूएफ है, एबीसी एचयूएफ, जिन्होंने अपने किसी मेंबर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेंबर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो सवाल बनता है कि ये जो मेंबर की जो बिजनेस इनकम है वो मेंबर के हैंड में एसेस होगी या एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। तो साहब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें एक लैंडमार्क मतलब वर्डिक्ट दिया था इन द केस ऑफ अच्छा हाँ, मुझे केस मिल गया, सीआईटी वर्सेस चरण दास खन्ना एंड सन्स के केस में डियर, दैट इज अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑफ मतलब दिल्ली हाई कोर्ट। इसमें इन्होंने कहा था कि साहब चूंकि एचयूएफ ने जो अपने मेंबर के बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, पर साहब अगर बिजनेस अगर मेंबर अपने काबिलियत पे रन कर रहा है, फिर से एचयूएफ ने लेट से अपने कर्ता या फिर मेंबर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कर्ता या फिर मेंबर के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, कर्ता भी हो सकता है यहाँ पे, बट साहब ये जो बिजनेस अगर वो लोग अगर अपनी काबिलियत पे रन कर रहे हैं, तो साहब ये जो इनकम आएगी ना वो एचयूएफ के प्रॉपर्टी, वो एचयूएफ की इनकम की तरह से असेस नहीं होगी, दैट वुड बी असेस एज देयर सेपरेट या फिर इंडिविजुअल बिजनेस इनकम। ठीक बात है। इसी तरीके से लेट से एक एबीसी एचयूएफ है, जिन्होंने पीक्यूआर लिमिटेड, और लेट से ये हमारे मिस्टर ए हैं जो कि मेंबर हैं एचयूएफ के, या फिर जो क्या है एचयूएफ के दी मींस कर्ता ऑफ द एचयूएफ। ठीक है, पीक्यूआर जो है साहब, इसने मिस्टर ए को जॉब दी, बट कंडीशन ये थी कि आपको 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा, और लेट्स ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना वो एबीसी एचयूएफ ने पीक्यूआर मींस को दिया 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सवाल बनता है कि क्या ये जो सैलरी इनकम है ये मेंबर की या फिर ये मतलब मेंबर की इनकम मानी जाएगी या फिर एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। तो इसमें कोर्ट्स ने ये कहा कि साहब अगर लेट्स से ये जो सिक्योरिटी जो जमा की है एचयूएफ ने, वो अगर सेकेंडरी रोल प्ले करती है और प्राइमरी रोल अगर इस मतलब इनका है मींस ए का है, ऐसे केस में जो है वो सैलरी इनकम वो मेंबर की इनकम मानी जाएगी, वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि साहब एचयूएफ ने जो है वो कोई पैसा वगैरह जमा किया है फॉर मींस दैट पर्टिकुलर जॉब।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एचयूएफ ने जो फंड वगैरह दिया है पीक्यूआर को, अगर लेट्स से कि मिस्टर ए ने अपने नॉलेज स्किल की वगैरह से अगर ये वाला जॉब अगर अचीव किया है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एचयूएफ ने साहब कुछ फंड वगैरह दिया है एज द मीन्स सिक्योरिटी अमाउंट, तो साहब इसकी वजह से जो सैलरी इनकम है ये एचयूएफ की इनकम नहीं बन जाएगी, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन द इनकम ऑफ दैट मेंबर जो साहब वहां पे जॉब कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, पार्टीशन में एचयूएफ ज्यादा समय और नहीं लगाएंगे। एचयूएफ का साहब पार्टीशन अगर होता है तो दो तरीके की पार्टीशन हो सकती है, टोटल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन। टोटल पार्टीशन का मतलब होता है डियर जहां पे एचयूएफ की सारी प्रॉपर्टीज बांट दी गई और एचयूएफ सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। तो लेट्स से कि 1 जुलाई 2022 को एचयूएफ का टोटल पार्टीशन हो गया, तो 1/4/2022 से जो इनसे लेके 30 जून तक की जो इनकम है वो एचयूएफ के हैंड में असेस होगी, और 1 जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की जो इनकम है वो जो है साहब वो इंडिविजुअल मेंबर्स के हैंड में असेस होगी, जिनको एचयूएफ के पार्टीशन से जो भी प्रॉपर्टी वगैरह मिली है। ठीक बात है। पर ध्यान दीजिएगा इस वाले यहां तक की जो इनकम है जो कि एचयूएफ के हैंड में असेस होनी है, अगर लेट से एचयूएफ से उसके टैक्स रिकवरी नहीं हो पाई तो साहब इसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो सारे के सारे मीन्स मतलब मेंबर्स पे होगी, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी उनकी, और उनको इस वाले पीरियड के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो पर डियर ये जो होगी मतलब उनके ऊपर जो मीन्स मतलब ऑब्लिगेशन आएगा वो होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दे रिसीव्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ। ठीक है। अच्छा, देखेंगे साहब टोटल पार्टीशन, इट इज अ पार्टीशन बाय विच द एंटायर फैमिली प्रॉपर्टी इज मींस डिवाइडेड अमंग्स द को-पार्टनर्स, and after the total partition the HUF ceases to exist as such, an income of the HUF from the first date of the previous year to the date of partition shall be taxed in the hands of HUF. Thereafter the income belonging to the property which were subject to the partition shall be taxed in the hands of the recipient member. ठीक बात है कि साहब जिस पार्टीशन के बाद जिस मेंबर को जो प्रॉपर्टी मिली उससे जो इनकम आएगी वो उनके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, पार्शियल पार्टीशन मेरे पास डिफरेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पार्शियल पार्टीशन क्या होता है, लेट्स सी किसी एचयूएफ में 4 मेंबर्स हैं और 4 प्रॉपर्टीज हैं। किसी एचयूएफ में 4 मेंबर्स हैं ABCD और लेट्स से 4 प्रॉपर्टीज हैं प्लॉट 1, 2, 3 और 4। लेट्स से कि इन मेंबर्स ने आपस में फैसला किया कि यार ये जो 4 प्लॉट है ना, इसमें से ना एक प्लॉट जो रहेगा वो हम दे देंगे टू मिस्टर डी, एक प्लॉट हम दे देंगे मिस्टर डी। मींस एचयूएफ में सिर्फ और सिर्फ 3 प्लॉट्स ही रहेंगे, मींस एक प्लॉट हमने किसको दे दिया, मिस्टर डी को, बट हम एचयूएफ को कंटिन्यू करेंगे एज सच। बट प्रॉपर्टीज हमने आपस में क्या कर ली, बांट दी, कुछ प्रॉपर्टीज हमने बांट दी, बट एचयूएफ इज बीइंग कंटिन्यूड एज सच। ठीक बात है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, पार्शियल पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। लेट्स से केस 2 जहां पे इन्होंने ये फैसला किया यार एक काम करते हैं, मिस्टर बी अब इस एचयूएफ का हिस्सा नहीं रहेंगे, मिस्टर बी विल नो मोर रिमेन टू बी दी पार्ट ऑफ द एचयूएफ, और मिस्टर बी एचयूएफ से बाहर जा रहे हैं, ये अपना इनका जो भी हिस्सा है ये इसको लेके चले जाएं, और बाकी जो भी मतलब ए सी और ये है क्या नाम इनका मतलब डी, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन एज द मेंबर ऑफ द एचयूएफ एंड एचयूएफ विल कंटिन्यू। तो ये क्या बना, ये बना पार्शियल पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू दी मेंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि पार्शियल पार्टीशन क्या होता है कि जहां पे कुछ मेंबर्स अलग हो जाते हैं, बाकी मेंबर्स एज इट इज जो है उस एचयूएफ से आगे बढ़ेंगे, या फिर एचयूएफ की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपस में मतलब बांट दी जाती हैं और एचयूएफ के पास रिमेनिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं। सो दिस इज बेसिकली पार्शियल पार्टीशन। और इनकम टैक्स के पर्पसेस के लिए डियर पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और अगर पार्शियल पार्टीशन हो भी गया तो भी जो आपने एसेट उस पार्टीशन में दिया है, उस एसेट से जो इनकम आएगी दैट विल कंटिन्यू टू बी द इनकम ऑफ द एचयूएफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डियर पार्शियल पार्टीशन जो था ये एक टैक्स इवेजन का बहुत बड़ा टूल बन गया था, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने डियर पार्शियल पार्टीशन को पूरी तरीके से ही खारिज कर दिया। ठीक है। देखेंगे it is a partition which is partial as regard to either the person constituting the joint family or as regard to the properties belonging to the joint family or both. In case of a partial partition as regard to the person constituting the joint family, some co-partners may separate and other co-partners may continue the family. तो इसका मतलब ये हुआ कि ABCD अगर हैं हमारे तो B ने कहा मैं अलग हो जाता हूँ, बाकी लोग जो हैं वो as it is HUF के साथ आगे बढ़ेंगे। So that is basically partial partition with respect to the means members। ठीक है, means पार्शियल पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू दी मींस पर्संस। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि यार हमने एचयूएफ की कुछ प्रॉपर्टीज का आपस में हिस्सा कर लेते हैं और बाकी प्रॉपर्टीज जो है एचयूएफ का ही पार्ट रहेंगी।
अच्छा, इन केस ऑफ पार्शियल पार्टीशन एज रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी, there may be the division of interest in respect of some of the parts of the estate of the joint family, while the rest of the estate may continue to remain as a property of the joint family। ठीक बात है। जो हमने आपके साथ देखा कि हमारे पास 4 प्लॉट हैं, उसमें से एक प्लॉट जो है वो हमने मिस्टर बी को दे दिया, बाकी जो प्लॉट है वो एचयूएफ का ही पार्ट है। ठीक है। अच्छा, partial partition are not recognized for tax purposes. If any partial partition has been effected, then no claim of such partial partition shall be recorded by the assessing officer। मतलब साहब इसको recognize नहीं करते partial partition को। Such HUF will continue to be assessed as no partition has been taken place. Every member of the HUF immediately before such partial partition and the HUF shall be jointly and severally liable for any sum payable under this act. The several liability of the members should be proportionate to the share of the joint family property allotted to them on such partial पार्टीशन। तो साहब अगर लेट्स से कि पार्शियल पार्टीशन में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिली है तो उसका जो इनकम टैक्स का जो शेयर आएगा वो एक्सक्लूसिवली आपके ऊपर होगा। अच्छा, तो हमने आपके साथ डियर एचयूएफ को भी देखा।